एक अध्यापक किस तरह बेइज्जत किया गया, उसको सरेआम गोली मारो के नारे, गाली माँ बहन की, उसके समाज को गाली, डॉक्टर अम्बेडकर को गाली। क्या नहीं हुआ और अभी तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। था, अगर कुलपति चाहते तो आज एक ही दिन में एफआईआर हो जाती। अगर बाहरी लोग वहाँ घुसे हैं तो इसके लिए पूर्ण रूप से कुलपति जिम्मेदार है और मैं समझता हूँ उन्हीं की हवाली की वजह से ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा और आज माहौल जो है वो खराब। मामला किसके खिलाफ है? तो मामला संघ, आरएसएस, बीजेपी, एबीपी के खिलाफ है। अगर उन लोगों का मौका लगे और उनका बस चले तो इन दोनों प्रोफेसर की शायद वो जीभ काट लें। और ये गोली मारो साले का क्या मतलब है? देखिए 10 तारीख की जो घटना है वो उसकी जो मैंने तहरीर दी थी उस पर तो आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और मैं पहले भी इस बात को कह रहा था कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मेरी सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि जिस तरह के अभी चंद्रशेखर जी ने जो अधिकारी हैं पुलिस के उनसे भी बात की है और उनसे पूछा कि भाई अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो वो ये कह रहे हैं कि तहरीर पर जांच हो रही है। ये थोड़ा मुश्किल है ये कह पाना कि ठीक ढंग से कानून व्यवस्था चल रही है कि नहीं चल रही है। बच्चे मेरे छोटे हैं, एक 5 साल का है, एक 3 साल का है। पत्नी सिर्फ मेरी यहाँ पे है, तो सारा काम भी मुझे ही देखना है। अगर 1 हफ्ते में एफआईआर दर्ज ना हुई तो जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जिससे देश आजाद हुआ, आंदोलन, और आंदोलन करने में तो हम लोग सबसे आगे रहते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश भर में बहुजन समाज के लोगों के साथ घटने वाली घटनाओं पर सबसे पहले पहुंचना है, पीड़ितों के इंसाफ की बात करनी है। वो शख्स हैं चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज आप लखनऊ आए, लखनऊ विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत जी के साथ जो घटना हुई उनसे मिले भी। क्या समझ में आया, किसकी तरफ से हीला वाली है? देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी एक बड़ा नाम है और रविकांत जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं उनको लंबे समय से जानता हूँ, एक विचारक भी रहे हैं और समाज में ऐसे लोगों का बड़ा सम्मान भी है। लेकिन सर्वप्रथम अगर हम देखें, ये घटना हुई कहाँ है? ये कैंपस में हुई, प्रोफेसर साहब के घर नहीं हुई, ये कैंपस में हुई। और कैंपस के जो जिम्मेदार है वो कुलपति, ये जिम्मेदारी बैठती है वहाँ के जो कुलपति आलोक राय की, कि ये उनके सिस्टम का पार्ट है। इनकी सुरक्षा और इनकी बात को प्रायोरिटी से रखने की जिम्मेदारी सर्वप्रथम उनकी थी। लेकिन उनकी हिलावाली की वजह से और उनके कठोर स्टेप ना लेने की वजह से जो सच्चाई के लिए उठने वाली आवाज उनको दबाना चाहते हैं, उन लोगों को बल मिला। और फिर जो संघियों ने किया वो तो आपने देखा ही। एक अध्यापक किस तरह बेइज्जत किया गया, उसको सरेआम गोली मारो के नारे, गाली माँ बहन की, उसके समाज को गाली, डॉक्टर अम्बेडकर को गाली। क्या नहीं हुआ और अभी तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। मैं आज जब उनसे मिला तो उनकी आंखों में इस बात का दर्द था। उनको लगता था कि कुलपति जी को और को उनका साथ देना चाहिए था। अगर कुलपति चाहते तो आज एक ही दिन में एफआईआर हो जाती। ये जो माहौल खराब हुआ और उसके बाद जो दूसरी घटना, वो जो सार्वजनिक अपमान हुआ है, वो उसी बात को, उस अन्याय को बढ़ावा देने का पैमाना। मैं तो समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। जब इसमें जांच होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसी विचारधारा और ऐसे लोगों को, बाहरी लोगों को किसने घुसने दिया और इतना बढ़ावा किसने दिया। मैं तो समझता हूँ विश्वविद्यालय गरिमा, कैंपस गरिमा, मैं तो नहीं गया, मैं तो उनके परिवार में मिलने का, मैं चाहता मैं भी विश्वविद्यालय चला जाता। लेकिन अगर बाहरी लोग वहाँ घुसे हैं तो इसके लिए पूर्ण रूप से कुलपति जिम्मेदार है। 10 मई को नारे लगे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये सुनी सुनाई बात नहीं, इस वीडियो साक्ष्य है। 18 मई को उनके ऊपर हमला हो जाता है। 10 मई की घटना विद्यार्थी परिषद के लोग करते हैं, कहा जाता है संघी मेंटलिटी के लोग हैं। 18 मई की घटना समाजवादी छात्र सभा का यूनिट अध्यक्ष विश्वविद्यालय का करता है। तो समाजवादी के अंदर भी क्या इस तरह के संघी मानसिकता के लोग घुसे हैं? देखिए, मैंने एक दिन राहुल गांधी जी को सुना, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर जो आरएसएस है वो बाहर निकल जाए। अब जब इतनी बड़ी पार्टी जो बीजेपी के विरोध में सबसे बड़ी देश की पार्टी है, सेंटर में सरकार भी रही है, उनके अंदर भी आरएसएस है, तो समाजवादी के अंदर अगर आप समझिए कि अखिलेश जी ने जिस तरह का स्टैंड क्लियर नहीं किया और लगातार इस पे लोगों की भावनाओं पे चर्चा होती रही, तो मैं समझता हूँ कि विचारधारा होती तो शायद ये घटना नहीं दोहराई जाती। कोई विचारधारा नहीं है और उनको यही नहीं पता जो उस यूनिट में काम कर रहे हैं कि हम वो खिलाफ किसके हैं और समर्थन किसके हैं।
तो इस वजह से ये बुरा हुआ, और क्योंकि विचारक तो यादव समाज में भी खूब हैं। पैरेलली यादव से बड़ा उदाहरण कौन होगा? तो कल अगर कोई उनको फॉलो करेगा तो ये हमला कहीं और भी हो सकता है। तो बात विचारधारा की है। तो मैं समझता हूँ कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों का तो ये काम है, वो तो इस देश में संविधान को मानते ही नहीं है, आज तक नहीं माना। वो तो मनुस्मृति को मानते हैं, और मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों को बोलने का अधिकार नहीं है। प्रोफेसर साहब तो गलती कर दिए। यही बात विशंबरनाथ पांडे कहे तो कुछ नहीं हुआ। यही बात जो है वो पट्टाभी सिद्धरामैया कहें, लिखें, तब कुछ नहीं हुआ। उनकी बात को देखिए, मैंने वो वीडियो सुना है, उन्होंने उसी बात को कोट किया, उसी के रेफरेंस पे कहा। तो इन पे एफआईआर भी होगी, तो पहले उन पे करनी चाहिए, इतिहासकारों पे, विशंबरनाथ पांडे और पट्टाभी सिद्धरामैया पे एफआईआर करनी चाहिए। उनकी किताब पढ़ के बोलने वाले पे एफआईआर करने का मतलब ये है कि इस आवाज़ को, जो एक आज़ाद आवाज़ है, उसको दबाया जा रहा है। और मैं इसका विरोध करता हूँ, यही बताने के लिए कि वो चाहे कहीं भी हैं, और अन्याय हुआ है तो चंद्रशेखर उनके साथ खड़ा है, बीमार भी उनके साथ खड़ी है। आप जब घर पे पहुंचे तो थानाध्यक्ष, जिसकी हसनगंज थाने के अंतर्गत आता है, थानाध्यक्ष भी वहां मौजूद थे। आपने कहा भी कि एफआईआर दर्ज करिए, क्या क्या जवाब मिला? देखिए, मैं पहली बार अचंभित हूँ। अचंभित तो होता रहता हूँ, क्योंकि इस देश में कार्य इस तरह के होते हैं। तो कोतवाल साहब मुझे बताएं कि अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, जब मुकदमा ही नहीं हो तो जांच किस चीज़ की कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हम आवेदन की जांच कर रहे हैं। तो मैंने कहा, आवेदन की जांच अगर इनकी हो रही है, तो जो इनके खिलाफ आवेदन दिया गया इसमें मुकदमा हो, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए थी। तो उसकी तो जांच नहीं हुई। तो फिर मेरी एक चीज़ समझ में आती है कि मामला किसके खिलाफ है। तो मामला संघ, आरएसएस, बीजेपी, एबीपी के खिलाफ है। तो जिनकी सरकार है उनके खिलाफ। अब आपने अगर पढ़ा हो मनुस्मृति, तो कई लोगों को तो राज हत्या का भी अधिकार है। तो अगर ये संघ के लोगों ने गाली वाली दे ही दी है दलितों को, तो कौन सा बड़ा काम होगा? ये गाली सिर्फ प्रोफेसर रविकांत को नहीं दी गई, इस विचारधारा को और इस समाज को भी गाली दी गई, ये बताने के लिए कि तुम अगर, हमने जो कह दिया, हमने कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम उसको अपने मुख से भी कहोगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि पहले आवेदन की जांच हो रही। फिर मैंने यहाँ के एसएसपी से बात की, जो यहाँ डीसीपी लगते हैं, मैंने एसीपी से बात की, मैंने और उच्च अधिकारियों से बात की, और मैंने 1 हफ्ते का समय तय किया। मैं ज़्यादा समय का इंतजार नहीं करूँगा। अगर एफआईआर नहीं होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर जिला मुख्यालय का जो है घिराव होगा। लखनऊ ही तो है, प्रदेश की राजधानी है, लखन पासी जी की धरती है, तो इसी का घिराव होगा। मगर ये अन्याय करके अगर वो सोचते हैं कि खुलेआम घूमते हैं, जैसा मुझे एक चीज़ और बताई गई, शायद आपको जानकारी ना हो, कि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर साहब की गिरफ्तारी के पोस्टर लगे तत्कालिक कार्रवाई का। मैं समझता हूँ इस पे भी एससी एक्ट में एक मुकदमा होना चाहिए। तो कानून का पालन नहीं हो रहा है, कानून का पालन नहीं हो रहा है। इस वजह से अपराधियों को, संघियों को बल मिल रहा है। और इस बल का एक ही हल है कि भीम आर्मी के लोग मोर्चा लें और फिर अपने आंदोलन, संवैधानिक आंदोलन से इनको सबक सिखाएं। लखनऊ में रविकांत जी और दिल्ली में प्रोफेसर रतन लाल, एक साजिश समझ में आती है क्या कि जो बोलने वाली आवाजें हैं इनको किसी भी तरीके से दबाना है? मैं तो दिल्ली में भी था जब वो गिरफ्तारी हुई, भीम आर्मी के लोग वहाँ भी थे, और फिर उनको बेल भी मिली। लेकिन मैं समझता हूँ गिरफ्तारी ही नहीं होनी चाहिए थी। तो हो सकता है मैं उनके स्टेटमेंट पे सहमत ना हूँ, क्योंकि भारतीय संविधान है, आर्टिकल 25-26 है, धार्मिक आज़ादी है। लेकिन उनको फिर इस बात को सोचना पड़ेगा कि रतनलाल ने जो, प्रोफेसर रतनलाल साहब ने जो लिख दिया था, उसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर को, समाज को, उनके बेटे को, बेटी को, पत्नी को, उनको जो अपमानित किया गया, धमकियां दी, गाली दी गई, और मुकदमा दर्ज कराने की बात है, तो मैं जब प्रोफेसर साहब से मिलूंगा तो मेरे पास सैकड़ों लोगों की लिस्ट है जिन लोगों ने ये किया है। अगर पुलिस मुकदमा लिखने वाली है तो उनका भी मुकदमा लिखे, मैं देखूंगा कितने लोग खिलाफ मुकदमा लिखेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सब इसलिए है कि जो भी इतिहास को के बारे में चर्चा करेगा, जो हमारे साथ जो अन्याय है उस पर चर्चा करेगा, जो इनके झूठ पे, पाखंडवाद पे, अंधविश्वास पे, आडंबरवाद पर झूठी जो एक इतिहास बना के अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की जो इनकी इच्छा है, उस पर अगर कोई कुठाराघात कर, हमला कर, सच बताएगा, तो उसकी आवाज़ जो है बंद की जाएगी। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, तो इन दोनों के साथ, दोनों प्रोफेसर के साथ गलत हुआ है। अगर उन लोगों का मौका लगे और उनका बस चले, तो इन दोनों प्रोफेसर के साथ वो जीभ काट लें। और ये गोली मारो साले का क्या मतलब है? हत्या करने की बात ही कर रहे हैं ना। गोली मार के ऐसा तो नहीं कि फूल चढ़ाए जाते हैं। कुलपति शांत है। हाँ, कुलपति क्यों नहीं शांत होंगे? कुलपति को क्या कुलपति नहीं रहना है? कुलपति अगर न्याय प्रिय बन के दिखाएंगे तो कुलपति कुर्सी नहीं जाएंगी। तो सुविधाएं और कुर्सी की वजह से कभी कभी न्याय इधर उधर होता रहता है। ऐसा लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है, उनके कार्य से और उनका जो व्यवहार रहा इस घटनाक्रम में, उससे देखने को मिल रहा है। अगर 1 हफ्ते में एफआईआर दर्ज ना हुई तो?
तो जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जिससे देश आज़ाद हुआ, आंदोलन, वो आंदोलन करने में तो हम लोग सबसे आगे रहते हैं। अब हम लोग जब, क्योंकि महामना रामसु वर्मा जी कह के गए हैं, काशीराम साहब ने कहा, अगर संसद और विधानसभाओं में आपका बहुमत ना हो तो सड़कों पे आपकी संख्या जो है वो मजबूत होनी चाहिए, जिससे सरकार तानाशाह ना हो। तो मैं तो अपने महापुरुषों की बात को मानता हूँ, तो मानता हूँ तो उस पर चलता भी हूँ। तो सड़कें सूनी नहीं होने देंगे। सरकार को पता होना चाहिए कि अभी तो चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के काम करने वाले लोग हैं, तो वो तो न्याय नहीं सहेंगे। सब लोग अगर गुलामी स्वीकार कर लें तो हमसे तो नहीं होगी, हमारे ब्लड में नहीं है ये, तो गुलामी तो नहीं कर सकते हैं। बलिदान देने के लिए तो तैयार है, हाँ, मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे इस आंदोलन को इतना मजबूत करें कि दोबारा हमारे किसी प्रोफेसर की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। उनको लगता है इनका कोई है ही नहीं इनकी आवाज़ उठाने वाला, कहते हैं जैसे कि इनका कोई माँ बाप ही नहीं है। तो इनका माँ बाप हो ना हो, लेकिन इनका भाई जरूर है। अच्छा, बीच में टोक रहा हूं, मुझे लगता है मंचों के भाषण जितने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, मुद्दा और मिशन उतना छोटा होता चला जा रहा है। देखिए, मैं कैडर के माध्यम से पिछले 1 महीने से तैयार तो कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें इनको इनके ऊपर ज़्यादा बोलने से अच्छा है अपने काम को ज़्यादा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जब ये मुद्दे उठ जाते हैं तो कई बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे दब जाते हैं। इसलिए मैं अपने साथियों को भी समझाऊंगा कि इन पे टीका टिप्पणी करने की बजाय अपने काम पे ध्यान दें और ज़्यादा समय अपने रिसर्च में लगाएं, अपने काम पे लगाएं, अपने अपने जो आंदोलन है उसको तैयार करें, अपने समाज को तैयार करें। लेकिन इस चक्कर में जो दो धारी तलवार सोशल मीडिया रहा उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और कई लोगों पे इस तरह के मुकदमे लगा के उनकी आवाज़ दबा दी गई है, तो उनका जो लाभ समाज को मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा है। और नेशनल जनमत को हम देख रहे हैं, अब आप भी तैयार रहिए, आप भी बड़े मुखर रहते हैं, तो इसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़, लेकिन आप भी मत घबराइए। अब कोई नहीं है तो फिर आप, एक आदमी तो है ही जिसका यही काम है कि अगर कोई किसी के साथ अन्याय होगा तो वो तो आपको मिलेगा ही। मगर आपके बारे में मैं इंतजार नहीं करूंगा कि भाई मुझे कोई बुलाए या खबर भेजे, मुझे खबर लगेगी मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कुछ लोगों की रक्षा सुरक्षा तो जरूरी है। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं नेशनल जनमत को, आपने दिखाया तभी हम लोगों को पता लगा, वरना तो चीज़ें छिप जाती हैं। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और हर नागरिक का अधिकार है जांच बाद में होती रहे, लेकिन अपने बारे में हुई घटना पर एफआईआर दर्ज करवाने का सबको अधिकार है। लेकिन प्रोफेसर रविकांत के मामले में देखिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन रविकांत जी को परिसर के अंदर, जो जबकि वो वहीं पर प्रोफेसर हैं, गोली मारो सालों को कहने वाले, आरक्षण पर, उनकी जाति पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। थानाध्यक्ष चंद्रशेखर भाई के सामने कहते हैं कि अभी जांच चल रही है, उसके बाद एफआईआर दर्ज कराएंगे। खुद सोचिए आप कि वास्तव में ये प्रदेश, ये देश अभी भी संविधान के हिसाब से चल रहा है या वही व्यवस्थाएं जिनका जिक्र अभी आपने किया उनके आधार पर चल रहा है। एक बात और याद आई आपकी बात से, जिनको आरक्षण वाले कह के गाली दी जा रही, इन्हीं आरक्षण वाले प्रोफेसरों ने स्वर्ण जाति के भी बहुत सारे बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाने में मदद की, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाने में मदद की है। खैर, मैं समझता हूँ कि अध्यापक को जाति के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, लेकिन इस देश का कड़वा सत्य ये है, पहले वर्ण और अब जाति, कि आदमी को योग्यता से नहीं, जाति के आधार पर। अगर विरोध करने वाले जाति के हिसाब से न देख रहे होते तो आरक्षण और जाति पे सवाल नहीं उठाते, मुद्दे पे उठाते। हम ये हमारी सोच है, बुद्ध को मानने वाले, रैदास कबीर के मानने वालों की सोच ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे, इस व्यवस्था से पीड़ित तो हम ही, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जो है उससे स्पेशली पीड़ित तो हम ही, जातियों की वजह से, जो जातियों में बांटा गया। मेरा कहने का असल मकसद ये था कि अगर व्यक्ति को योग्यता के आधार पे मापा जाए, जाति के आधार पे, तो शायद भारत में कुछ सुधार हो जाए। क्योंकि भारत में सबसे बड़ा अभिशाप, कोरोना से भयंकर बीमारी अगर कोई है तो वो जातिवाद है, उसका खामियाजा हम सब लोग भुगतना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि जो नहीं सुधरेगा, अब उसको मिलके, हम जनून है कि उसको बदल देंगे। इस पे काम करना जरूरी है और हम अपने आंदोलन को और इस संघर्ष की गाथा को जारी रखेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।